नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? क्या प्रधानमंत्री ने आरएसएस को भी ये संदेशा भिजवा दिया है कि अगर उन्हें 75 साल होने पर जबरिया रिटायर किया गया तो उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री पद के पहले प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवार होने चाहिए? ये कुछ ऐसे समय में प्रधानमंत्री का संकेतों वाला बयान आया है, जब मोहन भागवत की तरफ से ऐसे संकेत आए हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे मोदी सरकार के मंत्री हों, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों, किसी की भी नियुक्ति से पहले आरएसएस से एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत पर दबाव डालने की अभी से कोशिश कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में इस समय अमित शाह माफ़ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं पर नज़र है प्रधानमंत्री की, और उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तय कर चुके हैं कि उनके बाद उनकी जगह कौन होगा। अब हुआ ये कि एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक थी, जो लोकसभा परिसर में हुई, उसमें सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री का कार्यकाल पूरा करने पर अमित शाह को बधाई दी गई। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल गृह मंत्री के नाते था, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है 2258 दिन। अब मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो 2260 दिन हो गए हैं। अब मोदी जी ने आगे क्या कहा कि अमित शाह जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, हमको आगे बहुत दूर तक जाना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साफ साफ संकेत है कि अमित शाह ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये नहीं कहा कि अमित शाह को दूर तक जाना है, उन्होंने कहा कि हमको दूर तक जाना है। इसका मतलब कलेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि 60 साल की उम्र हुई है अमित शाह की, उनके पास एक लंबा राजनीतिक करियर का समय बचा है। 75 साल के हिसाब से भी देखा जाए तो 15 साल बचे हैं। तो ऐसे में वो पार्टी को आगे ले जाने की, सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन संकेत तो ऐसे नहीं है। लोकसभा में साफ जो सीटिंग अरेंजमेंट है उससे भी पता लगता है कि नंबर 2 के नेता राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री, पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, फिर गृह मंत्री। लेकिन पिछला सत्र हमने देखा कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अमित शाह ही सदन को एक तरह से चलाते हुए, संचालित करते हुए नजर आए। विपक्ष पर वो हमले करते हुए नजर आए। विपक्ष अपना एजेंडा थोपने में कामयाब न हो, इसके लिए वो अपनी रणनीति रचते हुए नजर आए। उन दौरान राजनाथ सिंह भी लोकसभा में मौजूद थे, लेकिन वो थोड़ा पीछे थे। तो तब ऐसा लगा कि जैसे अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी इनडायरेक्ट रूप से मिल गई है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले लोकसभा में चर्चा होती है 16 घंटे की, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, और एक लंबा भाषण, 1 घंटा 42 मिनट का भाषण देते हैं। हालांकि अमित शाह का भी भाषण होता है, राजनाथ सिंह से भाषण की शुरुआत करवाई जाती है, लेकिन राज्यसभा में ये स्थिति पलट जाती है। राज्यसभा में बहस का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ललकारते हैं तो कहते हैं कि मैं हूं ना उनकी जगह, मैं हूं ना, और वो भाषण देते हैं। अब जो प्रधानमंत्री कोई भाषण देने का मौका नहीं चूकते, उन्होंने राज्यसभा में बहस का जवाब देने के लिए अमित शाह को आगे किया। इसके पीछे भी कोई सोच तो रही होगी, कोई समझदारी तो रही होगी, कुछ बात तो रही होगी। अब
जैसे ही संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमित शाह के लिए अभी तो ये पॉलिटिकल करियर की सफ़र की शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है हम लोगों को। वैसे ही खुसर-पुसर शुरू हो गई सत्ता के गलियारों में। बीजेपी के नेता चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, बीजेपी क्यों, सारी दुनिया भर के नेता यही काम करते हैं। तो अमित शाह को बधाई देने वालों का तांता लग गया। अब गृह मंत्री रहते हुए 2258 दिन पूरे कर लिए, लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन ये ऐसा रिकॉर्ड है जो लोगों की नज़र में अनजाना सा ही है, मुझे भी नहीं पता था। और आम आदमी के क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई कितने दिन किसी मंत्रालय में रहा, ये जनरल नॉलेज का सवाल है और शायद आईएएस की परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता हो। लेकिन इसको एक उत्सव का रूप दे दिया गया, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। मोदी सरकार के मंत्रियों ने एक्स पर, ट्विटर पर अमित शाह को बधाइयों का एक तांता सा शुरू लगा दिया। तो इसको क्या समझा जाए? क्या ये समझा जाए कि मोदी जी ने ये बात कहकर कहीं न कहीं इशारा किया है कि योगी आदित्यनाथ आप लखनऊ में रहो और दिल्ली आपके लिए बहुत बहुत दूर है। तो सारी राजनीति दूसरे तरीके से की जाए। वैसे भी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आपस में बनती नहीं है, ऐसा मीडिया के सर्किल में, सोशल मीडिया में कहा जाता रहा है। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं कि अमित शाह को लगता रहा है कि उनके प्रतिद्वंदी योगी आदित्यनाथ, उनके प्रतिद्वंदी देवेंद्र फडणवीस साबित हो सकते हैं, तो उनके थोड़े पर कतर कर चलने हैं, थोड़ा उनको राजनीतिक विस्तार नहीं मिले, कैनवास नहीं मिले, इसका इंतज़ाम करना है। इसीलिए हर तीसरे चौथे महीने योगी आदित्यनाथ को बदल देने की या वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष उनकी मर्जी का ना हो, इसकी व्यवस्था करने की बात आती रही है। डीजीपी, जो कोई भी राज्य अपना डायरेक्टर जनरल पुलिस चुनता है, तो केंद्र को वो नाम भेजता है और केंद्र में गृह मंत्रालय के पास नाम जाते हैं, यानी अमित शाह के मंत्रालय के पास नाम जाते हैं और वहाँ से कोई नाम स्वीकृत होकर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 डीजीपी उत्तर प्रदेश में रिटायर हो गए, कार्यकारी डीजीपी को रख लिया गया, लेकिन कोई परमानेंट नाम दिल्ली से स्वीकृत नहीं होकर आया, यानी वो फाइल कहीं ना कहीं उलझती रही। तो इसका क्या मतलब है? तंग करने की कोशिश है। खैर, अभी ये विषय नहीं है, अभी विषय ये है कि अमित शाह क्या वाकई में प्रधानमंत्री की नज़र में उत्तराधिकारी हैं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से क्या होता है, या बहुत कुछ होता है। मोहन भागवत से क्या एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी? और क्या इतनी जल्दी, कितनी आसानी से अमित शाह को मोहन भागवत से एनओसी मिल जाएगी? जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि नागपुर में कुछ दिन पहले बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मंत्रिमंडल में और संगठन में जो बदलाव होगा, उसके लिए एनओसी लेनी पड़ेगी। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष कुछ राज्यों में बनाए गए, उसके लिए भी एनओसी संघ कार्यालय से ली गई थी। खैर, अगर आपको लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर अमल भी कर पाएंगे, तो आप भी लगे हाथ अमित शाह जी को बधाई दे दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।